हेलो एस्पिरेंट्स। आज 11 मई है और आज के इस खास करंट अफेयर्स विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन कोई साधारण चर्चा नहीं होने वाली है। हम द हिंदू से कुछ ऐसे शानदार अपडेट्स लेकर आए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए एकदम गेम चेंजर साबित होंगे। आज हम राज्य व्यवस्था, विज्ञान, स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गहराई में जाएंगे। तो अपने अपने नोट्स तैयार रखिए क्योंकि आज की जानकारी सीधे एग्जाम के नजरिए से डिकोड की जाने वाली है। चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज के एजेंडे पर एक त्वरित नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम राजव्यवस्था में मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर बात करेंगे। फिर विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, स्वास्थ्य में हंता वायरस अलर्ट और वैश्विक राजनीति में ईरान के प्रभाव को समझेंगे। और हां, अंत में क्विक रिवीजन और डेली चैलेंज तो रहेगा ही। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, राजव्यवस्था, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो हाल ही में तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब इसी से जुड़ा एक बहुत ही बेसिक लेकिन एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए क्योंकि पॉलिटी के ऐसे ही सीधे और टू द पॉइंट सवाल अक्सर प्रीलिम्स में हमें फंसा देते हैं। याद आया कुछ? बिल्कुल सही, ये है अनुच्छेद 164। अगर ये जवाब तुरंत दिमाग में आ गया था तो मतलब तैयारी एकदम सही ट्रैक पर है। तो देखिए, इसी अनुच्छेद 164 के तहत तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई। और हाँ, यहाँ एक और फैक्ट जरूर नोट कर लीजिए, ये शपथ भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची यानी 3rd शेड्यूल के तहत दिलाई जाती है, जिसमें पद और गोपनीयता दोनों की शपथ शामिल होती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इस पूरी घटना का सबसे दिलचस्प पहलू देखते हैं, जहां राजनीति सीधे अर्थशास्त्र से जुड़ जाती है। नई सरकार का जो पहला बड़ा नीतिगत फैसला आया है वो है 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना। सुनने में ये एक बेहतरीन लोक कल्याणकारी कदम लगता है, राइट? लेकिन हमें इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चश्मे से देखना होगा। इस तरह की भारी सब्सिडी का राज्य के राजकोषीय घाटे या कहें फिस्कल डेफिसिट पर सीधा और बहुत गहरा असर पड़ता है। मुख्य परीक्षा में हमें ठीक ऐसे ही डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं कि कैसे लोक लुभावन नीतियां राज्य के खजाने पर एक्स्ट्रा बोझ डालती हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आज 11 मई है और जैसा कि हम जानते हैं, पूरा देश राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मना रहा है। तो इस दिन की अहमियत को समझने के लिए यहां आपके लिए एक और छोटी सी चुनौती है, प्रीलिम्स का एकदम डायरेक्ट हिट सवाल। 1998 में जब ऐतिहासिक ऑपरेशन शक्ति मिशन हुआ था, तब भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग यानी AEC के अध्यक्ष कौन थे? ऐसे बड़े ऐतिहासिक मिशन से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम अक्सर पेपर्स में टकरा ही जाते हैं। कोई गैस? और इसका सही जवाब है डॉक्टर R चिदंबरम। जी हां, 1998 के उन लैंडमार्क परमाणु परीक्षणों के दौरान वही परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। सभी एस्पिरेंट्स को ये नाम अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की रिवीजन लिस्ट में तुरंत हाईलाइट कर लेना चाहिए। ये सच में एक क्रूशियल फैक्ट है। अब जरा 11 मई 1998 के उस ऐतिहासिक दिन को याद करते हैं। ये भारत के लिए एक ट्रिपल अचीवमेंट का दिन था। ऐसा क्यों? पहला, राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत 5 सफल परमाणु परीक्षण हुए। दूसरा, भारत के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 ने अपनी कामयाब उड़ान भरी। और तीसरा, त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी इसी दिन किया गया था। क्या बात है ना? इन्हीं 3 विशाल उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए ठीक अगले साल 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आधिकारिक तौर पर इस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित कर दिया था। चलिए अब रुख करते हैं सेक्शन 3 का, स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी, हंटा वायरस अलर्ट। हाल ही में केरल से एक बहुत ही गंभीर और क्रूशियल स्वास्थ्य अपडेट सामने आया है। वहां हंता वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब इस जानकारी को ध्यान से देखिए। रोगजनक है हंता वायरस। ये किस प्रकार की बीमारी है? ये एक ज़ूनोटिक बीमारी है, मतलब ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में जंप करती है। इसका प्राथमिक वाहक या वेक्टर कृंतक यानी चूहे हैं। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? इसका ट्रांसमिशन मोड। ये एरोसोलाइजेशन के जरिए फैलता है, यानी संक्रमित चूहों के मल मूत्र के कण हवा में मिल जाते हैं और सांस के जरिए इंसान को संक्रमित कर सकते हैं। इसे अपनी बायोलॉजी और इकोलॉजी के नोट्स में जरूर अपडेट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, वैश्विक राजनीति, ईरान का प्रभाव। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के एक अहम प्रस्ताव को खारिज किए जाने से वैश्विक राजनीति में एक नया और दिलचस्प मोड़ आ गया है। अब यहाँ हमें रुककर थोड़ा एनालिटिकल नज़रिए से सोचना होगा।
मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत ही शानदार विचार बिंदु बनता है। ईरान में जो भू राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव कैसे पड़ता है? सोचिए, विदेशी धरती पर हो रही इस उथल-पुथल का हमारे घरेलू मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना है? तो इसका जवाब छिपा है हमारे कच्चे तेल के डेटा में। इसे ऐसे समझिए, भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 80% हिस्सा आयात करता है, यानी हम बाहर से मंगाते हैं। केवल 20% ही हमारा घरेलू उत्पादन है। तो होता क्या है, जब भी मिडिल ईस्ट में थोड़ी सी भी अस्थिरता आती है, वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और तेल महंगा होने का सीधा मतलब है कि भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ जाता है। अंततः इसका सीधा असर हमारे चालू खाता घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट के बिगड़ने के रूप में सामने आता है। ये अर्थव्यवस्था को समझने का एक बहुत ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकल तरीका है। और बात सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, इस अस्थिरता के गहरे रणनीतिक प्रभाव भी हैं। मिडिल ईस्ट का ये तनाव भारत की क्षेत्रीय कूटनीति को काफी पेचीदा बना देता है। सबसे बड़ी चिंता तो भारत के रणनीतिक चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट को लेकर है, जो कि ईरान में ही स्थित है। जैसा कि हम जानते हैं, इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक एक सीधी पहुंच बनाना है। तो जाहिर है, ईरान में कोई भी संकट सीधे तौर पर हमारे इस अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा रोग जोखिम पैदा कर देता है। फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 5 पर, रिवीजन और डेली चैलेंज। और अब समय है आज के डेली चैलेंज का। सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है? ध्यान दीजिए, अभी कुछ देर पहले हमने मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर चर्चा की थी, लेकिन ये सवाल मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में है। इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी से पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी सॉलिड चल रही है। हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द की। निरंतरता ही परीक्षा में सफलता की असली चाबी है। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।